हेलो एवरीवन, मैं सपना स्टडी विद सपना के साथ आज हम इस वीडियो में 8th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। वीवर्स यानी कि जो हाथ से बुनकर का काम करते हैं, आयरन स्मेल्टर जो लोहे पिघलाने का काम करते हैं, और फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम ये देखो, ये पिक देखते हैं। पिक में देखो ये दिया गया हमारा ट्रेडिंग शिप ऑफ द पोर्ट ऑफ सूरत इन 17th सेंचुरी। जो 17वीं शताब्दी है उसमें हम सूरत बंदरगाह पर जो व्यापारिक जहाज़ है उसकी पिक दिखाई गई है। सूरत जो है गुजरात का एक बहुत अच्छा बंदरगाह होता था हिंद महासागर के रास्ते से व्यापार करने के लिए। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो इस बंदरगाह में 17वीं शताब्दी की शुरुआत में थी और 18th सेंचुरी आते आते इसका महत्व कम होने लग गया था। अब इसमें आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में हम स्टोरी पढ़ेंगे किसकी, क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ की, यानी कि कपड़ा और लोहे की इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश रूल बाय द फोर्सिंग इन टू इंडस्ट्रीज, जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय दो व्यापारियों की दशा थी, कारीगरों और उद्योगों की दशा थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आता है बोथ ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर सर्कुलर फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है आज के समय में, आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होती है, औद्योगिक क्रांति की जो दशा है वो दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे उस समय में, ब्रिटिश शासनकाल के समय में। सूती कपड़े में जो मशीन की उत्पादन में जो 19वीं शताब्दी में सेंचुरी में ब्रिटेन की दुनिया का सबसे औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। 1950 में जब ब्रिटेन का लाहौर इस्पात उद्योग भी पनपने लग गया तो ये दुनिया का वर्कशिप ऑफ वर्ल्ड बन गया था, यानी कि ये विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्यूट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, और भारत पर ब्रिटिश विजय और विजय यानी कि कॉन्क्यूट का मतलब होता है विजय, किसी को जीत लेना, और कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है यानी कि किसी को गुलाम बना लेना। जब उन्होंने ब्रिटिश राज्यों ने हमारे भारत को गुलाम बना लिया था, जीत लिया था, तो उसमें ब्रिटिश में औद्योगिकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, जो हम लेसन 2 में हम पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी interest in the trade led to the occupation of territory and how the pattern of trade change over the decades। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी, सस्ते दामों पर खरीदती थी और उन्हें यूरोप इंग्लैंड में ले जाकर बेच देती थी। इसी विक्रय मूल्य यानी कि खरीदने और बेचने से उनको जो प्रॉफिट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, British industry began to see India has a vast market for their industrial production and over time manufacturing good for Britain began फूडिंग इंडिया। तो वो लोग, ब्रिटिश लोग जो थे, भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लग गया था, उससे वो खरीदते थे। तो वहाँ के जो इंडस्ट्री के लोग थे वो क्या करते थे, भारत को अपने औद्योगिक मार्केट को उनको पता चल गया था कि भारत में बहुत अच्छी मार्केट है। इस तरह भी ब्रिटेन से तैयार माल को तो इंडिया में बेचते थे और बेचने आने लगे थे। इससे भारतीय शिल्प उद्योगों पर किस तरह के प्रभाव पड़े, इस लेसन में हम पूरा पढ़ेंगे। अब देखो ब्रिटेन में अगर उद्योग पनप रहे हैं तो इंडिया में जो पहले उद्योग काफ़ी डेवलप थे वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे। तो अब देखो भारत पर क्या प्रभाव पड़े, अब भारतीय कपड़ों पर, लोहा इंडस्ट्रीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ा। अब इसमें देखो इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, यानी कि वर्ल्ड में इंडियन टेक्सटाइल कपड़े और विश्व बाजार का क्या इंपॉर्टेंट, भारत, एक तो भारत के कप व्यापार और एक होता है वर्ल्ड की मार्केट, उसमें क्या डिफरेंस है। देखो लेट अस लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। हम पहले कपड़े के बारे में पढ़ते हैं। देखो अराउंड 1750 ईयर्स बिफोर, 1750 साल पहले के आसपास जो थी, बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय जो हुई थी, उससे पहले भारत पूरी दुनिया में कपड़े उत्पादन के क्षेत्र में कोसों आगे था, सबसे आगे था। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका था। उसमें क्या हुआ था, इंडियन टेक्सटाइल हैड बीन लॉन्ग रिमूव्ड बोथ ऑफ देयर लाइन क्वालिटी एंड द इक्वालिटी क्राफ्ट्स पर्सन। जो भारतीय कपड़े थे वो लंबी समय से अपनी बेस्ट क्वालिटी की वजह से, कारीगरी की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेड इन साउथ वेस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनिंग, द वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया।
From the 16th century, Europe trading companies began buying Indian textile for the sale on यूरोप। दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जावा, सुमात्रा, पेनाग, ये पश्चिमी व मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार होता था। 16वीं शताब्दी 16th सेंचुरी में यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थी यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी, यानी कि वो जो इंडिया से कपड़े खरीद कर ले जाती थी और यूरोप में उनको सेल करती थी। इस बढ़ते व्यापार और भारतीय बुनकर को, जो हमारे इंडियन जो बुनकर थे, वीवर थे, उनकी जो एक क्वालिटी थी, उनको देखकर अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। जैसे इन शब्दों की जुड़ो ढूंढना और अर्थ समझना बड़ा मज़ेदार है। यानी कि आज भी जो लैंग्वेज वर्ड यूज किए जाते हैं वो आज भी यूज किए जाते हैं और उनको देखना, उनको पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। वर्ड टेल अस हिस्टोरीज, यानी कि अब जैसे वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट काउंटेड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरीज अबव द अरब मर्चेंट्स इन मसूल इन प्रेजेंट डे इराक। जो इराक में इस टाइम पे जो इराक में जो हमारा मोसूल है, वहाँ पर अंग्रेज़ों को सबसे पहले भारत का कपड़ा मिला था। यानी कि उन्होंने सबसे अच्छा कपड़ा उन्होंने अरब में देखा था। वहाँ पर देखने के बाद उन्होंने जानने की कोशिश की ये कपड़ा कहाँ से आया, तो उनको पता चला कि ये कपड़ा इंडिया से आया है। और ये जो मसूल है, ये मसूल नामक सिटी में मिला था, इसलिए उस कपड़े का नाम उन्होंने मसूल रख दिया। सो दे बिगिन रिफरेरिंग टू ऑल फाइनली वूवन टेक्सटाइल एस मसलिन। तो उस इंडस्ट्रीज़ का नाम भी, उस कपड़े की इंडस्ट्रीज़ का नाम भी उन्होंने मसलिन रख दिया। ए वर्ड दैट रिक्वायर्ड वाइड करेंसी, और करेंसी का नाम भी। व्हेन द पोर्तुगी, जब पुर्तगी फर्स्ट कम टू इंडिया, इंडिया में पहली बार आए, इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, मसालों की तलाश में आए। दे लैंडेड इन कालीकट, वो कालीकट के तट पर उतरे। केरला के का जो कोस्टल एरिया में है वहाँ पर उतरे, साउथ वेस्ट इंडिया में। द कॉटन टेक्सटाइल विच टुक प्लेस इन यूरोप, कॉटन टेक्सटाइल थी, जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो साथ मसालों के साथ वो सूती कपड़ों को भी लेकर गए, सूती कपड़े भी अपने साथ ले गए। अलोंग विद द स्पाइस, मसालों के साथ साथ, कम टू बी कॉल्ड कालिको, और उन कपड़ों का नाम उन्होंने कालिको रख दिया। दिस सबसिक्वेंटली कालिको बिकम द जनरल नेम फॉर ऑल द कॉटन टेक्सटाइल। तो बाद में इस तरह के सूती कपड़ों को उन्होंने कैलिको का नाम कहने लगे, इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने कैलिको इंडस्ट्रीज रख दिया। दे आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट। ऐसे बहुत से सारे शब्द हैं जो पश्चिम बाजारों, यानी कि वेस्टर्न साइड में बाजार में जो भारतीय कपड़ों की जो इतनी लोकप्रियता हुई, जो इतने पसंद किए जाते थे, उनकी कहानी कह रहे हैं। अब जैसे हम कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं। एक ऑर्डर बुक का पन्ना मिला जिसमें 1723 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। 1730 में भेजा था कलकत्ता में। 1730 में कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ कपड़ा भेजा था। उन्हीं के हिसाब से द ऑर्डर दैट द ईयर वाज इतना 5,89,000 पीस ऑफ क्लॉथ, इतने कपड़े का ऑर्डर मिला बाद में। फिर ब्रोविंग थ्रू द ऑर्डर बुक वी यूड हैव सीन ए लिस्ट ऑफ 98 वैरायटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। इससे पता चलता है कि सूती और रेशमी कपड़ों की 98 वैरायटी का जिक्र किया गया। कितनी? 98 वैरायटी का। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम इन द यूरोपियन ट्रेड एज द पीस गुड, यानी कि यूरोपीय व्यापारी इन्हें पीस गुड कहते थे। किस नाम से जाना उन्होंने इसको? पीस गुड के नाम से। यूजली वूवन क्लॉथ पीस दैट 20 यार्ड लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड। ज़्यादातर ये क्या होता था, 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसमें देखिए, इस पिक्चर में हम देखते हैं एक एक चीज़ की कीमत लंदन में, एक एक चीज़ की कीमत लंदन में। अब ये देखिए, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम यूरोपियन ने लिखा और इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती थी। ये सामान मांगने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, इतनी कपड़े की इसकी पॉपुलैरिटी थी। अब इसमें आगे हम देखते हैं। अब देखिए, अब आइए देखिए, नाउ लुक एट द नेम ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ इन बुक्स। इस बुक में हम डिफरेंट टाइप की कपड़े की वैरायटी के बारे में हम पढ़ेंगे। अमंग द पीस ऑर्डर इन बुलक वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड छींट। अब देखो, छींट देखो, थोक में जो अमंगस होता था, थोक में जब जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उन्हें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल होते थे। छापेदार जो प्रिंट किए जाते थे, प्रिंटेड क्लॉथ होते थे।
प्रिंटेड कॉटन होता था और जिसका छींट नाम दिया गया था कोसियस एंड खासा। हाँ, यानी कि कोसा और खासा जैसे बंडाना कहते थे, जिसमें छींट, कोसियस, बंदाना, कासा। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि वेयर द इंग्लिश टर्म, जो इंग्लिश टर्म है छींट्स कम कहाँ से आई है? इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड, ये हिंदी वर्ड से आई है छींट, हिंदी का जो वर्ड है ना छींट, उससे निकल के आई है। ए क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन। देखो आपने आज के टाइम में भी कपड़ा देखा होगा, जो कपड़ा होता है बिल्कुल फाइन सा होता है, सिल्क का कपड़ा होता है, उसके ऊपर फ्लावर के डेकोरेट किए होते हैं, बनाए होते हैं, सुंदर सुंदर कलरफुल होते हैं, उसको छींट का कपड़ा बोलते हैं। फ्रॉम द 1618 देयर आर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for their exquisite floral design, fine texture and floritic cheapness. Rich people of England, including the Queen, harmful were clothes of Indian फैब्रिक। अब इसमें बताते हो, देखो जैसे हमारे यहाँ रंगीन कपड़े वाले छापे को हम छींट कहते हैं। 1680 में क्या हुआ था, इंग्लैंड और यूरोप में जो छापेदार थे ना, जो छापा मारा जाता था, भारतीय सूती कपड़ों की ज़बरदस्त मांग हो चुकी थी और आकर्षक जो अट्रैक्टिव होते थे फूल पत्तियाँ सॉफ्ट से रेशे होते थे, सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों की एक अलग ही, यानी कि भारतीय कपड़े यूरोपीय मार्केट में बहुत सस्ते होते थे। इंग्लैंड की जो राइस फैमिली होती, रिच फैमिली होती थी, उनकी राजा महाराजा जो होते थे वो इन्हीं कपड़ों को ज़्यादा पहनते थे। इसी तरह क्या था सिमिलरिटी, दी वर्ड बंदाना, बंदाना जो था नाउ रेफर टू एनी ब्राइटली कलर, ये भी एक चमकदार कपड़ा होता था, प्रिंट किया जाता स्कार्फ फॉर द नेक और हेड, जो गले और हेड पर पहना जाता है। ओरिजिनली वास्तव में क्या था, ये जो वर्ड है बंधाना, अब इसको इसमें पढ़ाती हूँ। देखो मैं, जामदानी क्या होता है, जामदानी एक तरह का मलमल का कपड़ा होता है। जामदानी इज ए फाइन मसलिन ऑन विच डेकोरेटेड मोटिफाइज आर मूवन ऑन द लूम। जामदानी का एक तरह का मलमल कपड़ा होता है जिस पर ये सजावटी चिन्ह बुनाए जाते हैं। उनका रंग प्राय स्लेटी होता है। कौन से कलर का? स्लेटी कलर होता है, जिस पर सफ़ेद भी होता है और आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस पर इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड का सूती और गोल्ड के धागों का इसका इस्तेमाल किया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द जामदानी वीविंग वर दिक्का इन बंगाल, लखनऊ इन द यूनाइटेड स्टेट। ज़्यादातर ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? लखनऊ जामदानी बुनाई इसके लिए महत्वपूर्ण सेंटर रहा है। लखनऊ बंगाल इसका महत्वपूर्ण सेंटर रहा है। अब इसमें आगे हम करते हैं, देखो बंदाना जो है वो हिंदी वर्ड है, रेफर टू ए वेराइटी ऑफ ब्राइट कलर्ड एंड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। जो इसमें बंदाना कलर है, इसमें एक चटमट रंग जैसे बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारे कपड़े होते हैं अट्रैक्टिव करने वाले कलर, वो इसमें यूज किए जाते थे, जिन्हें बांधने और रसगाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। मेथड ऑफ टाइंग, बांधना, और डाइंग यानी कि उसके ऊपर कलर किए जाते थे, डाई की जाती थी, कलर बहुत सारे कलर किए जाते थे बांधने के लिए। फिर देयर वर अदर क्लॉथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वर द नोटिस बाय द प्लेस ऑफ ओरिजिन। दूसरी तरफ कपड़ों का भी, ऐसे कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार रखा गया है, बर्थ प्लेस के नाम से रखा गया है, जैसे कोसिम बाजार, पटना, कोलकाता, उड़ीसा, चोरपुरा। इसी तरह दी वेब प्रिस्ट यूज ऑफ सच वर्ड्स शो हर पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल हैज़ हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्रकार से शब्द पता चल दुनिया के सभी भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। यानी कि ब्रिटेन की मार्केट में ये भारतीय जो इंडिया की स्टेट है उनके नाम पर कपड़ों के नाम रखे गए थे, जैसे पटना, कोलकाता, उड़ीसा। इससे हमें पता चलता है कि ब्रिटेन में भी हमारी इंडिया के जो कपड़े थे वो कितने मशहूर होते थे। अब इसमें ये देखिए, ये है बंदाना डिजाइन, इसको बोलते हैं बंदाना डिजाइन। इसमें देखो बंदाना डिजाइन अर्ली 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के आरंभ में क्या होता है, नोटिस द लाइन। अब इसके बीचों बीच एक लाइन को नोटिस करेंगे। दरअसल ये क्या है, ओढ़नी होती है। ओढ़नी को दो भागों में बांध कर रंग दिए जाते हैं, जिसमें एक तरफ अलग दूसरी तरफ अलग, लेकिन देखने पर ये एक जैसे दिखाई देते हैं। ये ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात में बनाई जाती है। राजस्थान का तो ये विशेष पहनावा माना जाता है। अब इसमें आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट। अब देखो इंडियन टेक्सटाइल यानी कि इंडिया की जो फैक्ट्री थी, भारतीय कपड़ों की जो फैक्ट्रियाँ थी, यूरोप की मार्केट में उनकी क्या वैल्यू थी। अब देखो, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी वराइड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, वूल सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगेन
प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। अब देखो 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते थे तो भारत की जो इम्पोर्टेंस थी उससे बेचैन इंग्लैंड में क्या ऊन और रेशम के भारतीय कपड़ों के आयात पर रोक लगा दी गई। अब जैसे इंडिया के जो कपड़े थे वो ब्रिटेन में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। इससे क्या हो गया था कि उनको जो ब्रिटिश की जो कंपनियां थी उनको थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया था कि हमारा कपड़ा इतना पॉपुलर नहीं है जितना इंडिया का पॉपुलर है। तो उन्होंने उस पर क्या कर दिया था, उस पर बैन लगा दिया था, बिगिन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो यानी कि उन्होंने कॉटन, इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल थी उनके कपड़े को ब्रिटेन में आने से उन्होंने मना कर दिया था। इन 1720 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनेक्टेड ए लेजिस्लेशन बिगिन द यूज ऑफ प्रिंटिंग कॉटन टेक्सटाइल चेन्स इन इंग्लैंड। तो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इंग्लैंड में जो छापेदार सूती कपड़े होते हैं ना, छींट के इस्तेमाल पर उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। यानी कि उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी जो ब्रिटिश लोग हैं वो भारत के कपड़े को वो यूज नहीं करेंगे। इस कानून को कैलिको अधिनियम भी कहा गया। तो इस कानून को क्या बोला गया, कैलिको एक्ट। इस कानून को क्या किया, कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट कब कब आया, 1720 में। और किसने निकाला, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। किसके खिलाफ निकाला उन्होंने, कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया। किसके खिलाफ निकाला, कॉटन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, छींट के कपड़े के खिलाफ। क्लियर है। फिर आता है हमारा, एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन डेवलप इन इंग्लैंड। उस समय इंग्लैंड में जो नए नए कारखाने खुल रहे थे, इंग्लैंड के खुल रहे थे ब्रिटिश लोगों के। अनएबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड टू श्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो वो क्या थे, भारतीय कपड़ों के सामने लाचार हो गए थे, क्योंकि भारतीय कपड़ा इतना अच्छा होता था वे उसका मुकाबला ही नहीं कर पाते थे। अंग्रेज़ के जो कपड़ा उत्पादक थे उन्होंने भारत के कपड़ों में पूरी तरह पाबंदी लगाती थी, ताकि इंडिया में जो के इंग्लैंड में ना केवल उन्हीं का कपड़ा बिके, इंडिया का कपड़ा बिके ही ना। इसीलिए तो उन्होंने भारत के कपड़ों पर रोक लगा दी, ताकि उनके कपड़े आएंगे नहीं तो हमारे ज़्यादा बिकेंगे। तो इसमें आगे क्या हुआ, द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको की छपाई पर उन्होंने रोक लगाई और उसी का संरक्षण किया, उसी की नकल करने की कोशिश की। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कपड़े को, भारतीय कपड़ों के इंग्लैंड में डिजाइन छापे जाने लगे। अब वो क्या करते थे, भारत से जैसे सफ़ेद कपड़े ले जाते थे और उनके ऊपर अपने मार्क, अपने प्रिंट छापते थे, लेकिन फिर भी वो इतने पॉपुलर नहीं हुए। इसीलिए तो उन्होंने इंडिया के कपड़े पर रोक लगा दी। और फिर क्या आता है, competition with Indian textile also lead to a search for technological invention of in England. In 1764, the spinning jenny was invented by the John Kay, which increased the productivity of the traditional spindles. अब इसमें बताते हैं, देखो भारतीय कपड़ों के साथ क्या हुआ, भारतीय कपड़ों को एक कंपटीशन का सामना करना पड़ता था इंग्लैंड में। उन्होंने नई नई टेक्निक यूज़ करने लगी, नई नई टेक्निक यूज़ करने लगे तो इंडिया को क्या है, एक कंपटीशन का सामना करना पड़ता था। अब इंग्लैंड में क्या हुआ, 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का एक आविष्कार हुआ, जिसको किसने आविष्कार किया, जॉन के ने। किसने आविष्कार किया जॉन के। स्पिनिंग जेनी क्या होती है, देखो स्पिनिंग जेनी, इसमें देखिए हम दिखाते हैं, स्पिनिंग जेनी होती है एक मशीन होती है विच ए सिंगल वर्कर, जो एक आदमी जिस पर काम करता है और बहुत सारे आदमियों का वो एक साथ काम कर सकता है। थ्रेड वाज स्पन, जिस पर धागा बनाया जाता है। When the wheel was turned, all the spinning rotated, जब पहिया घूमता है ना तो सारी तकलीफ एक साथ घूमने लग जाती है, यानी कि एक आदमी काम वो हजारों आदमियों का काम एक साथ कर सकता था। और इसका आविष्कार किसने किया, जॉन के ने। फिर आता है इसमें द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। अब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, ये किसने किया, रिचार्ड आर्कियार्ड ने। ये किसने किया, रिचार्ड आर्कियार्ड ने किया। इसको 1786 ईस्वी में मनाया गया। अब देखो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ 1764 ईस्वी में, और स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ 1786 में। इसका किसने किया था, जॉन की ने। और स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, रिचार्ड आर्कियार्ड ने किया था। However, Indian textile connected to dominate world trade till
the end of the 18th century. European trading companies, the Dutch and the French and the English, made enormous profit out of the flourishing trade. These companies purchased cotton and silk textiles in India by improving silver. इसके बावजूद क्या हुआ, इतना ही नहीं, इंडिया के बाज़ारों पर भारत जो दुनिया के बाज़ार थे ना, ब्रिटेन, डच, फ्रांस, उन पर भारतीय कपड़ों का जो था, इंडियन कपड़ों का जो था, वो काफ़ी समय तक दबदबा बना रहा। 18 सेंचुरी तक, करीब 18 सेंचुरी तक डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, जो अन्य यूरोपीय व्यापारियों ने इस व्यापार से काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया। ये कंपनियां भारत में आकर चांदी के बदले सूती चांदी देते थे, वो इनके बदले में जो कपड़े खरीदते थे, तो वो कहते थे कि ये कपड़ा हमें दे दो, इसके बदले में हमारे पास चांदी बहुत है, सोना बहुत है, आप इसके बदले में ये ले सकते हो। तो वो सूती और रेशमी कपड़े खरीदते थे, इसके बदले में वो चांदी दे के जाते थे। लेकिन आप जानते हो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बट एज यू नो, आप जानते हो कि व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब गेन किया पॉलिटिकल पावर, बंगाल में पॉलिटिकल पावर पर उन्होंने राज किया, तो काफ़ी समय तक ये सब नहीं चला। इम्पोर्ट प्रीसियस मेटल टू बाय इंडियन गोल्ड, जो इंडियन सामान के बदले में फिर ज़्यादा मेटल नहीं मिलता था। इंस्टेड दे कलेक्ट, वो यहीं से रेवेन्यू कर्ज इकट्ठा करते, हाँ, फ्रॉम पीसेंट्स एंड जमींदारों से, इंडिया के जमींदार जो थे उनसे, और यूज़ द रेवेन्यू टू बाय इंडियन, और वो किस में यूज़ करते थे, वो इंडियन टेक्सटाइल से कपड़ा खरीदने में वो यूज़ करते थे। यानी कि वो कपड़ा भी खरीदते और पैसा वो इंडिया से ही ले लेते थे, सामान भी पैसा भी, इसीलिए तो इंडिया गुलाम हुआ उनका। नेक्स्ट देखते हैं हम, वेयर वर द मेजर सेंटर ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। देखो 18th सेंचुरी तक क्या हुआ था, जो मेन वीवर थे वो इंडिया में कहाँ कहाँ स्टैब्लिश थे, इसको हम जानेंगे। अब इसमें मैप में देखेंगे हम। देखो ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल थी, जो वीवर्स थे, वो कोस्टल एरिया में पाए जाते थे। अब देखो इसमें स्टार तो आता है, प्लेन जो वाइट कपड़ा बनाया जाता था, चेक स्ट्रिप बनाई जाती थी, धारीदार कपड़े बनाए जाते, छींट का कपड़ा बनाया जाता था, ट्रायंगल में सिल्क का कपड़ा बनाया जाता था। अब इसमें ये देखो मद्रास, पोंदुचेरी, नागापट्टनम, तंजौर, ये देखो सेंट थॉम, मथुरा, कालीकट, इन पे देखो, इन पे कालीकट में ये इनके मेन सेंटर होते थे। दूसरा गोवा में पेटाबोली, मसूलीपट्टम, गोलकंड, मुंबई, कोलकाता, बंगाल, पटना, ये सब इनके मेन सेंटर हुआ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम मैप को देखते हैं तो हम नोटिस करेंगे टेक्सटाइल प्रोडक्शन था ना, वो ज़्यादा कनेक्टेड इन 4 रीजन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो अगर हम इस मैप को देखते हैं तो 19th सेंचुरी के आरंभ में ना कपड़ा उत्पादन ज़्यादातर 4 क्षेत्रों में ज़्यादा रहता था। जैसे बंगाल इनमें सबसे महत्वपूर्ण था। डेल्टा की जो, यानी कि जो नदियाँ जहाँ पे गिरती थी कोस्टल एरिया में, हाँ, वहाँ पर बंगाल में महत्वपूर्ण केंद्र होता था। अपना माल दूर दूर तक वो, अब कोस्टल एरिया में देखो, इस कोस्टल एरिया में वो ज़्यादातर क्यों होते थे, ये जो कोस्टल एरिया इसी में ज़्यादा वो क्यों डेवलप करते थे, क्योंकि इनसे वो कपड़ा यहाँ बनाते और इनको ट्रेड करने में भी उनको यहाँ से आसानी हो सकती थी। तो 19th सेंचुरी के आरंभ में जब रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी ना, तो सड़कें ही इनको ज़्यादा यूज करते थे। अब हम देखते हैं आगे, दक्कन इन ईस्टर्न बंगाल, जो ईस्टर्न बंगाल में डेक्का है, ढाका जो है, वाज द फॉरमोस्ट टेक्सटाइल द 18th सेंचुरी। जो पूर्वी बंगाल में जो ढाका 18वीं सेंचुरी में क्या था, सबसे महत्वपूर्ण सेंटर बन चुका था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मलमल किसके लिए फेमस था, ये मलमल और जामदानी के लिए। कौन सा, ढाका, और कहाँ है ये, ईस्टर्न बंगाल में। और कब था ये, 18th सेंचुरी में ज़्यादा फेमस था। इफ़ यू लुक एट द साउथर्न, अगर हम इंडिया के साउथ पार्ट को देखते हैं मैप में, यू विल सी ए सेशन क्लस्टर ऑफ कॉटन वीविंग सेंटर अलोंग द कोरोमंडल कोस्टल स्ट्रेच फ्रॉम मद्रास एंड नॉर्थन आंध्र प्रदेश। अगर हम मैप को ध्यान से देखते हैं, मगर मैप को अगर हम देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो कोस्टल एरिया है, ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, ये दक्षिण भारत का जो कोस्टल एरिया है, ये उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। कोरोमंडल के तट के साथ साथ यहाँ पर जो कॉटन कपड़ों की बुनाई होती थी, वीविंग होती थी, ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और पश्चिमी तट पर इसका मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात था। ये तो हम आ गया ईस्टर्न पार्ट का। और गुजरात जो था ये वेस्टर्न का,
ये जो एरिया था ये वेस्टर्न कोस्टल एरिया में फेमस था, और ये जो था ईस्टर्न कोस्टल एरिया के लिए फेमस होता था। अब इसमें आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, हु वर द वीवर। अब हम देखते हैं कि वीवर कौन होते थे। अब जैसे हम काफ़ी देर से कर रहे हैं वीवर कपड़ा बुनने वाले, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वीवर कौन होते हैं। वीवर को हिंदी में बोला जाता है बुनकर, यानी कि कपड़े बुनने का जो काम करते हैं। वीवर्स ऑफन बिलोंगिंग टू कंटिन्यूज द स्पेशलिस्ट इन वीविंग। बुनकर जो आम तौर पर ज़्यादातर क्या होते हैं, कॉमन लोग जो होते हैं जो वो वीविंग का काम करते हैं। कारीगर में स्पेशलिस्ट होते हैं वीविंग करने में, बुनाई करने में। देयर स्किल वर पास्ड ऑन फ्रॉम द जर्नलिज्म ऑन द नेक्स्ट। ये जो इनकी स्किल होती थी, जो इनके काम करने की बुनकर की स्किल है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में टाइम टू टाइम वो है ट्रांसफ़र करते रहते हैं। यानी कि पहले दादा करते हैं, फिर बेटा करता है, फिर उसका पोता करता है, फिर उसका पोता करता है। इसलिए वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो बांट देते रहते थे। दी तांती वीवर इन बंगाल। तांती कहाँ रहते थे, बंगाल में। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल में वीवर कौन से थे, तांती वीवर थे। द जुल्हा मोनीज वीवर इन नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कौन से रहते थे, जुल्हा रहते थे, ठीक है, मोमीन रहते थे। अब बंगाल में कौन से रहते थे, तांती रहते थे। नॉर्थ इंडिया में जुल्हा और मोमीन रहते थे। सेल एंड काइकोलर, सेल एंड कैकोकोलर एंड दिवांग ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन से वीवर रहते थे, साउथ इंडिया में रहते थे सेल, कोलिकर, दिवेंग। सम ऑफ कम्युनिटी फेमस इन वीवर। ये जो कम्युनिटी थी, ये सब जातियाँ थी, ये वीवर में काफ़ी फेमस होती थी। अब द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, ए वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन। हम देखो सूत काटने का काम ज़्यादातर सबसे पहला काम होता है, और यह काम ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता था, वुमेन के द्वारा किया जाता था। द चरखा एंड द तकली, ये क्या है, देखो द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट। इनके जो वीवर जो काम करते थे, इनके में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट थे वो इंस्ट्रूमेंट कौन से थे, चरखा और तकली, ठीक है। When the spinning was over, the thread was moved into the cloth by the weaver. In most community, weaving was a task done by men. For color textile, the thread was dyed by the dyer known as रंगीज। अब इसमें देखो जो कपड़े बुनने का काम होता था, धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर धागे से कपड़े बुने जाते थे। ज़्यादातर जो ग्रुप में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने को रंगेज इस धागे को रंग देते थे। क्या बोले, कौन रंग देते थे इसको, रंगेज, यानी कि कपड़े रंगने वाले। आज के टाइम तो हम उसको डाई करने वाले बोलते हैं, डाई कर रहे हैं कपड़े। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटेड नोन एज द चिपीगर। क्या बोला जाता है उनको, चिपीगर। क्या बोला जाता है, चिपीगर। देखो छपाई का कपड़ा जो बनाने के लिए बुनकरों को चिपीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी। कौन करता था, जो प्रिंट करने का काम कौन था, स्पेशलिस्ट होते थे। ब्लॉक प्रिंट करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए वो उसको बोला जाता था चिपीगर। क्या बोला जाता था, चिपीगर। जो ठप्पे से छुपाई करते, अब देखो वाइट कपड़ा है, उसके ऊपर प्रिंट बनाना है, तो सिर्फ वो क्या करते थे, ठप्पा मारते थे, कलर में भरा और उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। वो स्पेशलिस्ट होते थे, हर कोई नहीं कर सकता था, उनको बोला जाता था चिपीगर, ठीक है, चिपीगर बोला जाता था। अब होने वाली बुनाई और उसमें जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। इस जो वीविंग जो काम था, इनसे काफ़ी लोग इनके ऊपर डिपेंड रहते थे। अब इसमें आता है दी डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। देखो इंडिया में कितना टेक्सटाइल कितना अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, उनका डिक्लाइन होने लगा, यानी कि उनका जो है वो ख़त्म होने लगे, उनका पतन होने लग गया, नष्ट होने लगे। क्यों, देखते हैं हम। देखो द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया इन सर्वल वेज। देखो ब्रिटेन में जो सूती कपड़े के उद्योग जो विकसित हो चुके थे ना, उनसे हमारे इंडस्ट्रीज पर काफ़ी फ़र्क पड़ा था। फर्स्ट कैसे फ़र्क पड़ा, फर्स्ट देखो द इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट का मतलब होता है कॉम्पिटिशन विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। ब्रिटेन और यूरोपियन मार्केट में इंडिया के कपड़ों को काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता था। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, सेकंड पॉइंट, दी एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड आल्सो बिकम इंक्रीजनली डिफ़िकल्ट। जो सेकंड पॉइंट आता है, जब हमारे इंडिया के कपड़े को वहाँ पे कहीं पर
एक्सपोर्ट किया जाता था उस पर तो टैक्स लगा देते थे, लेकिन जब इंग्लैंड का कपड़ा या ब्रिटेन का कपड़ा जब हमारे यहाँ इंडिया में आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगाता था। इससे क्या होता था, उनका कपड़ा तो जो हमारे इंडिया में आता था उनका सस्ता हो जाता था, और हमारा कपड़ा जैसे ही विदेशों में जाता है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, तो हमारा कपड़ा वो कॉस्टली हो जाता था, महंगा हो जाता था। ये भी एक बड़ी समस्या थी। फिर आता है बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी आते आते तक क्या हुआ, इंग्लैंड मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटसाइड इंडियन गुड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका। इंग्लैंड में बनी सूती कपड़े ने जो 19th सेंचुरी की शुरुआत भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के बाज़ारों से बाहर कर दिया था। यानी कि इन सारी कंपनियों ने मिलकर क्या कर दिया था, इंडिया के जो कपड़ा था, जो अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, इनकी जो मार्केट थी, इन्होंने हमारे इंडियन कपड़े को क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था, आउटस्टिड कर दिया था। थाउजेंड ऑफ वीवर्स इन इंडिया, हजारों जो वीवर्स थे इंडिया के, वर नाउ थ्रो आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो हजारों जो एम्प्लॉय थे हमारे इंडिया में, जो काम करते थे कपड़े की फैक्ट्री में, वीविंग का काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए थे। बंगाल वीवर वर द रोस्टेड, सबसे ज़्यादा बंगाल के वीवर को नुकसान हुआ। इंग्लिश एंड द यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाय इंडियन, इंग्लिश और यूरोपियन कंपनियों ने हमारे कपड़े खरीदने बंद कर दिए। देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गिव आउट, उनके जो एजेंट होते थे वो अपने लिमिट पैसे पर ही सामान खरीदते थे, और वो उनको पेशी भी देना बंद कर दिए थे। इससे क्या हुआ, जो परेशान बुनकर थे ना, उन्होंने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। अब इसमें देखो, औरंग क्या होता है, ए पर्शियन टर्म इन, एक पर्शियन वर्ड है, फारसी वर्ड है, जो गोदाम जिसको हम बोलते हैं ना आजकल, गोदाम, ए प्लेस वेयर गुड आर द कलेक्ट बिफोर बीइंग सोल्ड, जो सामान बेचने के लिए किसी को एक बार स्टार्टिंग में इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको हम गोदाम बोलते हैं। उसको पार्शियन वर्ड में, फारसी में क्या बोला जाता है, औरंग। फारसी में क्या बोला जाता है, औरंग। अब यहाँ पर हमारे देखो वीडियो काफ़ी हमारा लेंथी हो गया है, इसके लिए हम हिस्ट्री का सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।